वहाँ के सर्वोच्च व्यक्ति में काम नहीं करना चाहिए, वो एक न्यूट्रल व्यक्ति होकर के उनको संस्था को चलाना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे वरिष्ठ विधायक हैं अभय मिश्रा जी, उनके ऊपर कल परसों 2 दिन के अंदर जिस प्रकार से षड्यंत्र रच के एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, जो आप लोगों ने भी देखी होगी, उन आरोप लगाया कि 3 महीने की पगार नहीं दी, इस प्रकार का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया, जबकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी संपन्न हैं और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में हज़ारों लोगों को रोजगार देने वाले व्यक्ति हैं। अगर यदि उन पर ये आरोप लगता है कि वो एक अपने सर्वेंट को 3 महीने तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा हास्यास्पद आरोप है। कम से कम उन पर तो नहीं सूट करता। ये बीजेपी वाले कर सकते हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके पास लेने देने के लिए कोई बिजनेस होता नहीं है, विभागों से भ्रष्टाचार कर कमाते हैं, अपने नौकरों को दे नहीं पाते हैं। परंतु अभय मिश्रा जी के ऊपर ये जो प्रहार किया है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसकी टाइमिंग देखिए आप, जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, अधिसूचना जारी हो चुकी है और सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले झूठी एफआईआर की गई, तो स्पष्ट है कि बीजेपी घबराई हुई है कांग्रेस के विधायकों से। अभय मिश्रा जी बेबाकी से अपने प्रश्न और चीज़ों को उठाते हैं अंदर सदन में, और उन पर दबाव डालने के लिए ये एफआईआर की गई है। और माननीय अध्यक्ष महोदय को ये संज्ञान लेना चाहिए कि पुलिस क्या विधानसभा से बड़ी होगी? अधिसूचना जारी होने के बाद बिना उनकी अनुमति से कैसे इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, और विधायकों के अधिकारों का हनन होगा तो इसको संरक्षण कौन देगा? तो मैं समझता हूँ इसका संज्ञान उनको माननीय हाईकोर्ट को भी लेना चाहिए और इस एफआईआर को तत्काल निरस्त करना चाहिए। हम सब लोग, इसकी पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करते हैं। मेरे साथ में हमारे सारे जो अतिथि बैठे हैं, आप सबसे परिचित है। अब मैं नाम ना बोलते हुए सीधे मैं विषय पे आ जाता हूँ। जो जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको लेकर के आज मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। ये जो JJM है, JJM का नाम केंद्र सरकार ने रखा है जल जीवन मिशन। ये वहां से मध्य प्रदेश में जब इसका बजट आता है, ये योजना यहाँ पहुंचती है, तब तक इसका नाम हो चुका है जल्दी जल्दी मनी। फटाफट इस योजना के से कैसे पैसा उगाही की जाए, ये JJM मध्य प्रदेश में दूसरे में तब्दील हो चुकी है। कुल जो इसके लिए बजट आवंटित हुआ था वो 30,000 करोड़ रुपए था, और जल निगम का अलग से बजट था, वो 60 से 70,000 करोड़ रुपए के आसपास, वो अलग है। ये जो पूरा भ्रष्टाचार है, ये कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। मैं आपको इसको पूर्ण जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जो माननीय पूर्व विधायक समृति जी ने आरोप लगाया था 1,000 लगाया था, उसमें 1 0 और ऐड कर दें, क्योंकि जब मैं इसकी बारीकी में गया, मैंने इसमें अध्ययन किया, तो ये 10,000 करोड़ रुपए का कम से कम भ्रष्टाचार है। मैं आपको कुछ उदाहरण भी बताऊंगा और उसके तथ्य भी दूंगा। पहले जो ओवरऑल जो योजना में 1-2 कमी है, उनको मैं आपको चिन्हित कर देता हूँ, उसके बाद मैं उसके अंदर आता हूँ। एक तो कोई भी योजना, जैसे छोटी सी सड़क भी बनाई जाती है, तो आपने देखा है कि सड़क का ठेका देने से पहले ठेकेदार से उसके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि अगले 5 साल 10 साल इसका मेंटेनेंस ठेकेदार करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी मेंटेनेंस का क्लॉज अभी तक नहीं डाला है, जबकि उत्तर प्रदेश में बाकायदा क्लॉज है, 10 साल का मेंटेनेंस का क्लॉज है। मध्य प्रदेश में जो काम चल रहे हैं, इसमें मेंटेनेंस का कोई क्लॉज नहीं है। ठेकेदार भ्रष्टाचार करे, उसके बाद चला जाए, और मेंटेनेंस के नाम पर एक अलग से उगाही फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि इनको पैसा कमाना है। देखिए, PHE विभाग को आप समझिएगा, PHE विभाग वो विभाग है जिसके पास कोई पैसा का बजट का एलोकेशन आज से कुछ समय पहले तक नहीं होता था, JJM के पहले तक। इनके पास 2 ही काम रहते थे खनन के, या तो कुएं खोदो या हैंडपंप खोदो या इनको सुधारो, या छोटी मोटी पाइपलाइन के काम रहते थे। अचानक से 30,000 करोड़ रुपए का जब बजट आया, तो ये लोग थोड़ा सा बौखला से गए। जैसे किसी भूखे के आगे थाली रख दो तो वो क्या करेगा? खाना खाएगा नहीं, वो खाने पे झपट्टा मारेगा, वो झपट्टा मारेगा तो खाना उसके मुंह में नहीं जाएगा, पूरा बर्बाद होगा। वही इस योजना के साथ आ रहा है। PHE विभाग को समझ ही नहीं आया, वो जीरो ही नहीं गिन पाया आज तक कि इसमें कितने जीरो हैं, इस योजना में कितने करोड़ रुपए हैं। और इतना पैसा देख करके वो सब लोग बौखला गए और सबकी लाल टपकने लगी, खासतौर पर वहाँ के अधिकारी मंत्रियों की, और वो सब लोग टूट पड़े इसमें भ्रष्टाचार करने के लिए। कैसे भ्रष्टाचार किया, अब आप देखिएगा क्रमबद्ध तरीके से। एक तो इसमें ओवरऑल जो फाइनेंशियल मॉडल है वो अभी तक तय नहीं हुआ है कि कायदा यह है कि केंद्र सरकार देगी 45% राज्य सरकार देगी, और बचा हुआ जो 10% है वो ग्रामीण अंशदान के माध्यम से आएगा।
जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है, ये जो 10% है ये राज्य सरकार ने कहा कि ये हम वहन करेंगे और वहन किया, लेकिन मध्य प्रदेश में इसमें कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो जब 10% की क्लैरिटी नहीं है तो कभी भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन ही नहीं हो सकता, और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता उसके बावजूद कई सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिनने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखा दिया है और उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट तक रिलीज कर दिया और वहाँ काम मौके पे कुछ हुआ नहीं है, सड़कें खोद दी हैं, नल पहुंचा नहीं है, जल तो छोड़ ही दीजिए। अब मैं आपको ये जल्दी जल्दी मनी कैसे इन्होंने बनाया देते हैं उसको मैं आपको क्रमबद्ध बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत होती, कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो डीपीआर से शुरुआत होती है। डीपीआर के लिए इन्होंने बाहर की, आंध्रा की, हैदराबाद की, अलग अलग जगह की बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज हायर करी और उन कंसल्टेंसीज के माध्यम से पहली लूट की योजना बनाई। इन कंसल्टेंसीज को विभाग ने एक मेल करके, ये आप अगर जांच होगी तो निकल आएगा, हर जिले में मेल गया, उस मेल में एक प्रोफार्मा भेज दिया कि इस प्रोफार्मे में आप तो वहाँ के फिगर डालो, गूगल खोलो, गूगल मैप खोलो, गूगल मैप से निकालो, जनसंख्या गूगल में डालो, उससे निकाल के फिगर डालो, निकाल के दे दो और 10,000 रुपये प्रति अप्रूवल लगेंगे। 10,000 रुपये आएंगे, अप्रूव हो जाएंगे, कोई आपको मौके पे जाने की जरूरत नहीं है, खाना पूर्ति करो एक दिन में ही। जबकि 15 दिन का सर्वे होना चाहिए कम से कम के जाएं, एक एक गाँव में नपती होनी चाहिए, वहाँ का डेप्थ देखनी चाहिए, कुछ नहीं हुआ सर्वे। 10,000 रुपये गए एक मेल के माध्यम से और सबको स्वीकृति दे दी गई। और इसमें बाकायदा मेल सर्कुलेट हुआ है ईएनसी ऑफिस से, मैं आपको नाम भी बताऊंगा किन किन के द्वारा सर्कुलेट हुआ, और उस मेल में एक प्रोफार्मा डाल दिया। अब क्योंकि डीपीआर ही फर्जी बनी है, इनको पैसा चाहिए था, फटाफट पैसा चाहिए था जल्दी जल्दी, तो जब डीपीआर फर्जी बनाई तो अब आपने देखा होगा आए दिन ये जो रेट रिविजन हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डीपीआर फर्जी बनी थी। उस समय पे ये अनुमान ही नहीं लगाया गया कि लागत राशि कितनी होगी, और उसका परिणाम ये निकला कि आज एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पे रेट रिवीजन नहीं हुए हैं। और रेट रिवीजन कितने, 100%, 150%, 200%, और सबसे अधिक 265% तक सिंगरौली में गया है, जो पीएचई मंत्री जी का प्रभार जिला है। खास बात ये मैं आपको 3 नाम बताऊंगा जो पूरा ये जो नेटवर्क था भ्रष्टाचार का उगाही करने का, ये कौन कौन लोग थे। सबसे मेन कड़ी है आलोक अग्रवाल, आप ये नाम नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे ना पीछे इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। आलोक अग्रवाल ये नोडल ऑफिसर बनाया गया। एक महेंद्र खरे है और एक व्यक्ति हैं ईएनसी जो रहे थे के सोनगढ़िया। इनको ईएनसी से जब ये हट गए, रिटायर हो गए, और वहाँ पे रेगुलर लोग होते हुए भी इनको पुनः कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के, चार्ज देकर के ईएनसी बनाया, और संविदा पे लाए हुए व्यक्ति पे, कॉन्ट्रैक्चुअल व्यक्ति को सारे वित्तीय भार भी दे दिए जो कि नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो आदमी ठेके पे आया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका, ठेके पे आए हुआ, एक तो विभाग का प्रमुख ठेके पे है, पहली चीज पूरा विभाग हो गया ठेके पे, और दूसरा ठेके पे आए हुए व्यक्तियों को सारे वित्तीय प्रभार दे दिए। ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है, क्योंकि इनको सारी गड़बड़ी कैसे करनी है विभाग के अंदर पूरा ये सिस्टम को जानते हैं, सालों से बैठे हुए हैं, और कहाँ कहाँ पैसे किस किस के माध्यम से लेके पहुँचाने हैं। तो आलोक अग्रवाल पूरा कलेक्शन एजेंट हैं, ये हर जिले से कलेक्ट करते हैं बड़ी योजनाओं में। कुछ जगह महेंद्र खरे को छोटे मोटे बैग इनको कलेक्ट करने के लिए दे जाते हैं। ये दोनों लोग कलेक्ट करेंगे, डायरेक्टली ईएनसी को देंगे, और ईएनसी फिर बाद में मंत्री, पीएस और ऊपर जो भी जहां तक जाता होगा पूरा ऊपर तक ये पैसा पहुंचता है, और ये खुले पैमाने पे चल रही है। खास बात यह है कि जो सीई जैसे अधिकारी हैं, सीई हो गए, उसके ऊपर आप उसके नीचे एसी हो गए, इन लोगों को बाईपास किया जाता है। डायरेक्टली आलोक अग्रवाल बात करेंगे नीचे ई से, और ठेकेदार से पैसा लेंगे ईएनसी को, और ये सब ऊपर पूरे चैनल डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। फाइनेंस, हर विभाग में एक फाइनेंस ऑफिसर भी होते हैं, उनको भी बाईपास कर दिया गया, जबकि फाइनेंस ऑफिसर को रखना अनिवार्य होता है। अब मैं आपको 2 उदाहरण बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे उदाहरण है, ये सिर्फ इस बात का अनुमान लगाने के लिए है कि ये भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, और मैं आपको प्रमाण बताऊंगा कि ये कैसे गड़बड़ी हुई है। आप पहला उदाहरण देखिए, सिल्वर आयोनाइजेशन टेक्निक को यूज किया गया। ये सिल्वर आयोनाइजेशन जो होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो बिल्कुल फेलियर साबित हुई है। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में ये सबसे फेलियर टेक्निक साबित हुई है। और मैं आपको इसकी एक आईआईटी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जो आईआईटी से रिसर्च करवाई थी एक रिपोर्ट,
जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी प्राप्त हुई, और आईआईटी के सीनियर पैनल ने, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मद्रास की ये रिपोर्ट है, ये मैं आपके साथ साझा भी करूँगा। बाकायदा ये रिपोर्ट में रिसर्च करके बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इसके 2-3 बिंदु बस आपको मैं बता देता हूँ। इसमें ये कंपैरिजन दिया है डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी के लिए, क्लोरिनेशन सही टेक्नोलॉजी है या सिल्वर आयोनाइजेशन। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पूरे विश्व में 1% से भी कम सिल्वर आयोनाइजेशन या सिल्वर आयोनाइजेशन टेक्निक को यूज किया पूरे विश्व में। भारत में किसी भी राज्य में ये टेक्निक नहीं यूज की जा रही सिवाय मध्य प्रदेश के, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, ये आईआईटी की रिपोर्ट में है। और सबसे बड़ी बात, जो मंत्रालय है, जो हमारा वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का जो मंत्रालय है, उसने भी इस टेक्निक को अप्रूव नहीं किया है। ये टेक्निक वहां से भी डिसअप्रूव की गई टेक्निक है, मतलब ये टेक्निक बिल्कुल बेहद बर्बाद टेक्निक है। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं मैं इसको आपको बताना चाहूँगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि ऐसी बर्बाद चीज़ें ये हमारे मध्य प्रदेश में लोगों को क्यों दी जा रही है। देखिए, जब आप कोई भी गूगल पे, आपके पास सबके पास मोबाइल, आप गूगल पे लिखिएगा सिल्वर आयोनाइजेशन सैनको कंपनी का, आप लिख के देखिएगा, इसका रेट आपको दिखाई देगा 5,000 रुपये। खूब अगर ऊपर नीचे देखेंगे, कोई 8,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 4,000 से लेकर 10-12,000 ये इसका रेट है। कोई भी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं अभी खोल के। इस प्रोडक्ट को पहले तो पूरे प्रदेश में अनिवार्य कर दिया, और अनिवार्य करने के बाद कितने रुपए में लगाया गया? 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए में हर जगह लगाया गया। अनिवार्य करने का कारण यह था कि जब ये अनिवार्य हो जाएगा तो सबको लगाना पड़ेगा अपनी अपनी योजना में, और 5,000 रुपए की चीज 1.5 लाख रुपए तक में लगाई जाएगी। तो आप सोच लीजिए कितने बड़े पैमाने पे एक प्रोडक्ट है ये, सिर्फ एक छोटा सा। इसका मतलब ये आप ये मान लेना, इस योजना का ये कुछ है ही नहीं, 1% हिस्सा भी नहीं है ये। इतना सा प्रोडक्ट है, उसको लगा दिया, और इसी में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया इसी के थ्रू। और ये मैं आईआईटी की रिपोर्ट दे रहा हूं कि ये अप्रूव्ड नहीं है मिनिस्ट्री से। तो उसके बाद इसका इस्तेमाल क्यों किया गया? ये सोनगढ़िया साहब, आलोक अग्रवाल जी ने मिल करके इसको पूरी जगह डीपीआर में अप्रूव करवाया, और जबरदस्ती थोपा गया ये एक प्रोडक्ट है जिससे हमारे मध्य प्रदेश की जनता का कोई भी हित नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी ये मान्य नहीं है प्रोडक्ट। दूसरा एक और उदाहरण आपको बताता हूं मैं। दूसरी गड़बड़ी करी पाइपलाइन में। जो पाइपलाइन बिछाई गई है, इसमें जो पुरानी मुख्यमंत्री नल जल योजना चलती थी, कई गांव में वो चली और फेल हुई, तो पुरानी पाइपलाइनों के बिल लगाकर, पाइपलाइन पुरानी बिछी हुई थी, वही सड़ी हुई पाइपलाइन लिए उनके नकली बिल बनवाए, और नकली बिल बनवा करके उनको नए सिरे से पास करवा लिया। तो वो सड़ी हुई पाइपलाइनों से पानी पिलाने की योजना बन रही है अलग से। और ये मैं तथ्य इस आधार पर कह रहा हूं कि मैंने एक विधानसभा का प्रश्न लगाया, मुरैना जिले में ये पाया गया, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आया है कि सीपेट का एक फर्जी जो सर्टिफिकेशन होता है पाया गया। विधानसभा के रिकॉर्ड में मुझे उत्तर दिया गया है कि मुरैना जिले में ये पाया गया, और उसके लिए जांच समिति गठित कर दी। जांच समिति वही गठित कर रहे हैं जिनने इसमें पैसा खाया। क्या जांच हो पाएगी आप खुद बताइएगा। तो सीपेट के फर्जी सर्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं, नकली पाइप लगाओ, सीपेट का एक सर्टिफिकेट बनाओ, मात्र कुछ हजारों रुपए में बन जाएगा, विभाग के अधिकारियों को पैसा दो और पास करवाते चलो। और साथ में दूसरी एक और गड़बड़ी जो पाइपलाइंस के साथ करी वो ये की गई है कि देखकर उन लोगों से पाइप लेना चाहिए था जिनके पास BIS सर्टिफाइड है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है, उन सबको अधिकार होना चाहिए था। इन्होंने अपने खास लोगों के लिए इम्पैनलमेंट करवाया, और इतनी जटिल कंडीशन उसमें डाल दी कि चुनिंदा 1 या 2 ही लोग अंदर आ पाए पाइप सप्लाई में। वो लोग अंदर आ गए, जो सारे ईमानदार लोग थे बाहर हो गए। अब उन्होंने अपनी मन मर्जी के क्वालिटी के पाइप सप्लाई किए, कोई देखने वाला ही नहीं है, क्योंकि जब मोनोपोली हो जाएगी, जब 1 या 2 ही आदमी सप्लाई करेंगे, ऐसा ही सिल्वर आयोनाइजेशन में हुआ है, इसकी भी मोनोपोली कर दी। यही पाइप के साथ किया कि मोनोपोली करके 1 या 2 ठेकेदार कर दिए, और पूरा का पूरा सप्लाई इन्हीं लोगों के माध्यम से लिया, और फर्जी वहां पे आइटम लगाए गए हैं। इन 2 चीजों से आप अनुमान लगा लीजिएगा कि ये पाइप और सिल्वर आयोनाइजेशन जो छोटे छोटे हिस्से, इनके माध्यम से कितने हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। अब आप आइए रेट रिवीजन वाली बात, जो मैंने पहले आपको कहा था कि जब डीपीआर सही नहीं बनेगी तो रेट तो कभी अनुमान लगा ही नहीं जा सकता। अब रेट रिवीजन कितने हुए और कहाँ का हुआ, मैं आपको सिर्फ 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। एक जो हमारी माननीय मंत्री महोदया है PHE विभाग की संपत्तियां उइके जी, उनका गृह जिला है मंडला, वहां पर कितना रेट रिवीजन हुआ है? 170%।
117% रेट रिवीजन पीएचई मंत्री के गृह जिले में। उनका प्रभार जिला है सिंगरौली। सिंगरौली में रेट रिवीजन हुआ है 265%, क्योंकि वो उनका प्रभार जिला है। ऐसे शिवपुरी में 184% और 50% के ऊपर तो 2-3 दर्जन जिले हैं जहां पे 50% के ऊपर रेट रिवीजन हुआ है। अब नियम क्या कहता है, ये नियम मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा कि जो ईएनसी है, ईएनसी के अधिकार होते हैं 10% तक रेट रिवीजन कर सकते हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र में। यदि इसके ऊपर जाता है तो प्रक्रिया ये कहती है कि उसके बाद रीटेंडर कर दो। ऐसा थोड़ी है कि आप 100 करोड़ की योजना को शुरू करो और खत्म करते करते 300-400 करोड़ पे ले जाओ। ये तो शुद्ध भ्रष्टाचार का खुला उदाहरण है। 100 करोड़ का आप चलिए हम मान सकते हैं 90 हो सकता है, 125 तक जा सकता है, 110 करोड़ जा सकता है, लेकिन माननीय पीएचई मंत्री जी के खुद के प्रभार जिले और गृह जिले में लगभग 200% के आसपास जो है वृद्धि की गई है। तो ये मंत्री जी के संज्ञान में हुआ, तो कहीं ना कहीं मंत्री जी की मौन स्वीकृति है इस भ्रष्टाचार में कि ये रेट रिविजन होने चाहिए। और जो कंसल्टेंट है, पहले उनको पैसा दिया गया डीपीआर फर्जी बनाने के लिए और बाद में रेट रिविजन करवाने के लिए फिर से उनको पैसा दोबारा दिया गया, जबकि इन कंसल्टेंट्स के ऊपर एफआईआर की जानी चाहिए थी कि आपने अनुमान क्यों नहीं सही लगाया, जब पहले ही आपको पैसा ही इसी बात का दिया था कि आप डीपीआर बनाओ। डीपीआर होती है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें एक अनुमानित लागत आ जाती है, लेकिन कंसल्टेंट को इनाम मिल रहा है भ्रष्टाचार करने के लिए। मैं मांग करता हूं कि इन कंसल्टेंट्स के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जब ये पूरा भ्रष्टाचार सामने आया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो छोटे अधिकारी हैं पीएचई विभाग के, असिस्टेंट इंजीनियर, सब इंजीनियर, जॉइंट इंजीनियर, जो छोटे अधिकारी जिनका कोई रोल ही नहीं है इसमें, जो नीचे अपने छोटे रिपोर्ट्स बना के दे रहे हैं, उन सब लोगों को पूरे प्रदेश भर में नोटिस इश्यू कर रही है। जबकि रेट रिवीजन के जो अधिकार होते हैं ये टेक्निकल सैंक्शन ईई लेवल से नीचे नहीं दिया जाए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसका टेक्निकल सैंक्शन दे सकता है, सीई दे सकता है, ईएनसी ये लोग दे सकते हैं, इसके नीचे का अधिकारी तो दे ही नहीं सकता। ये पीडब्ल्यूडी की मैनुअल में लिखा हुआ, मैं आपको मैनुअल का वो जो अंश है जिसको मैं बता रहा हूँ वो नियम आपको बता दूंगा कि टेक्निकल सैंक्शन कौन दे सकता है। तो मेरी मांग है कि ये एई जेई को प्रताड़ित करना इनको बंद कीजिए, और जो असल में भ्रष्ट अधिकारी हैं ई स्तर के और जो बड़े जिन्होंने वाकई में रेट रिवीजन में फर्जीवाड़ा किया, क्या मंत्री जी के संज्ञान में नहीं था कि रेट रिवीजन उनके गृह जिले में हो रहे हैं, मजाक बना रखा है, इन लोगों को नोटिस इश्यू कीजिए ना। अब जब मंत्री को भी अभी बीच में नोटिस इश्यू हुआ था, आपको मालूम है, अभी उसकी भी मैं आपको कहानी बताऊंगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का भी नियम बना रखा है। इप्सॉस करके एक थर्ड पार्टी एजेंसी है जो आएगी और हर जगह जहां जहां पे कंप्लीट हो चुका है वहां पर एक इंस्पेक्शन करेगी। उसको नाम दिया गया HGJ, हर घर जल, लेकिन जब उन्होंने इंस्पेक्शन किया निकला HGC, हर घर छल, कहीं जल नहीं निकला। और ये उसकी रिपोर्ट में आया, इप्सॉस की रिपोर्ट में है कि एक तो सबसे आप देखिए मजेदार बात कि इन्होंने बता के इंस्पेक्शन किया, ऐसा नहीं कि औचित्य निरीक्षण नहीं था। इन्होंने इंस्पेक्शन किया तो पहले बताया कि हम 2 दिन बाद आएंगे, निरीक्षण करेंगे, उसके बाद भी हमारे बेशर्म अधिकारियों ने कोई तैयारी नहीं करी। निरीक्षण करने के बाद पाया गया, ये रिपोर्ट्स में आपको दूंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिपोर्ट है वो भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा, कि कम से कम 217 तो ऐसी जगह हैं, गाँव हैं जहाँ पर HGJ हुआ नहीं, इन्होंने घोषित कर दिया लेकिन वहाँ पे कनेक्शन पहुँचा नहीं है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ नल ही नहीं पहुँचा, पानी तो बहुत दूर की बात है, मैं अभी नल की बात कर रहा हूँ, पहले नल आएगा फिर पानी आएगा, तो ना नल पहुँचा ना पाइपलाइन पहुँची, और उसको HGJ कागजों में बना दिया। मैं तो चुनौती देता हूँ पीएचई मंत्री जी को, सम्मानपूर्वक, महिला है, सम्माननीय है, मैं उनको ये चुनौती देता हूँ कि यदि वो मेरे को अनुमति दें या कोई तारीख समय बताएं तो उनका जो गृह जिला है मंडला, उसी में औचित्य निरीक्षण एक दिन वो भी चलें, मुझे भी साथ में ले चलें, चाहे मेरे व्यय पे चाहे उनके व्यय पे चल के 1-2 गांव का निरीक्षण कर लेते हैं, वो माननीय मंत्री महोदया दिखा दें, उन्हीं का गृह जिले में कर लेते हैं और कहीं नहीं जाए। तो ये स्थिति है पूरे JJM, जल्दी जल्दी मनी, जो हमारे भ्रष्ट अधिकारियों ने कमाया है। करंट ENC है, अंडमान जी को लाया गया। अंडमान जी ने आते ही एक, आपने देखा होगा, एक 21/6 का एक आदेश है जिसमें माननीय मंत्री महोदया के ऊपर जांच बैठा दी है। ये आप सब लोगों ने देखा होगा, ये वो पेपर है, इसमें इन्होंने बाकायदा आदेश किया है और विषय में लिखा भी है, इसमें लिखा भी हुआ है कि जो विभागीय मंत्री हैं
तथा उनके लिए पैसा एकत्रित करने वाले कार्यपालन यंत्री, मतलब उनके लिए पैसा तो एकत्रित हो रहा था, और उस कार्यपालन यंत्री की क्या कहते हैं संपत्तियों की जांच। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं भैया, आप सब लोग इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, विषय में लिखा है कि विभागीय मंत्री और उनके लिए पैसा एकत्रित करने वाले अधिकारियों की संपत्तियों की जांच। क्या संपत्तियों की जांच करने का अधिकार पीएचई विभाग के ईएनसी को प्राप्त है संविधान या किसी कानून में? संपत्तियों की जांच पीएचई कर सकती है क्या? सवाल ही नहीं है। तो लेकिन इन्होंने आप आदेश निकाला है, और मैं इसको विधानसभा में पूछना चाहूंगा। अब अंडमान जी तो नहीं बैठेंगे, पर पीएचई मंत्री से पूछूंगा संपत्तियों की जांच पीएचई कब से करने लगी, बताएं इसको। सेम डे जांच का आदेश होता है, बवाल मचता है पूरे प्रदेश में, और आनंद फानंद में पूरी फाइल को दबा करके शाम को क्लीन चिट भी दे दी जाती है। आप बताइए कैसी जांच है ये? मैं तो पूछना चाहता हूं, अगर जांच हुई तो माननीय मंत्री महोदया का स्टेटमेंट लिया गया होगा, उनका पक्ष तो जाना गया होगा जांच अधिकारी द्वारा, तो वो स्टेटमेंट सार्वजनिक करें मीडिया को कि भाई उनका ये स्टेटमेंट था। अधिकारियों का स्टेटमेंट सार्वजनिक करें, क्या जांच हुई, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए, क्योंकि कोई जांच हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लीपापोती हुई है। और इस पूरे विषय को मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा। ये जो आपने कल देखा होगा, कल पीएचई विभाग में एक पार्टी हुई है, ये सब इस जांच में क्लीन चिट देने की कल पार्टी की नहीं, आपको पता हो तो आप जानकारी लीजिएगा। मंत्री महोदया के विरोध के बाद भी पार्टी दी गई, बोले जांच में सबको क्लीन चिट मिल गई। ये एक हिंदी मूवी थी, इसका नाम था नो वन किल्ड जेसिका। उसमें होता यह कि जेसिका नाम की महिला मर जाती है, लेकिन किसी ने मारा ही नहीं था उसको। ऐसे ही जेजेएम है कि इसमें भ्रष्टाचार में डूबे हुए अधिकारी और पूरा विभाग, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं विभाग में। ये उसी तर्ज पे किया गया है। और कल जो पार्टी हुई उसमें भी खूब डांस गाना हुआ है, तो ठीक है, खैर वो उनका व्यक्तिगत विषय है, मैं उसमें अंदर नहीं जाना चाहता। मैं इस पूरे विषय को माननीय मंत्री महोदया से आशा करूंगा कि इसको विधानसभा के अंदर मेरे को उत्तर देंगी मेरी इस विषय में। अब मैं बस इसको समराइज करके अपनी मांगे रख देता हूं, जो इसमें मेरी मांग है सरकार से। ये पूरा भ्रष्टाचार मैं कागज आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। कोई भी चीज आपको कम लगती है, आप मेरे से एक एक तथ्य एक एक कागज ले सकते हैं। मेरी पहली मांग है इसमें कि केंद्र सरकार को इसमें सीबीआई के द्वारा जांच करवानी चाहिए। जैसे अन्य कांग्रेस के राज्यों में तो करवा देते हैं, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है, यहाँ पर सीबीआई के द्वारा जांच करवाई जाए, और वो होनी चाहिए कोर्ट की मॉनिटरिंग में, कोर्ट की देखरेख में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट की देखरेख में सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए, और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। दूसरी मेरी मांग है, जो मंत्री हैं वर्तमान में विभागीय मंत्री संपत्तियां उइके जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन जो आरोप है उन पर उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। मैं मांग करता हूं जब तक इन आरोपों में इनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक उनकी बर्खास्तगी की जानी चाहिए, और उनके जो जितने भी स्टाफ हैं उनके ईएनसी आलोक अग्रवाल इन सब लोगों की जांच होनी चाहिए, सबको जांच के दायरे में सीबीआई को लेना चाहिए। तीसरी चीज, मैंने इन सबके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, के सोमगढ़िया जी, आलोक अग्रवाल जी, महेंद्र खरे जी, इन सबके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। इन सबके मोबाइल नंबरों की जांच होनी चाहिए थी, इनकी कितनी बार किस हैसियत से एक दूसरे से बात होती थी, कहाँ होती थी, क्योंकि यही पूरा पैसा कलेक्ट करके विभाग में ऊपर से नीचे तक पहुंचाने का काम करते थे। मैंने इनके मोबाइल नंबर दिए हुए, पहले इनके ऊपर तत्काल एफआईआर भी होनी चाहिए, और उसके बाद इनकी जांच मोबाइल नंबरों की होनी चाहिए कि ये कैसे किस अधिकार से पैसा इकट्ठा करते थे और बीच के सारे अधिकारियों को बाईपास करके इस भ्रष्टाचार के चैनल को चला रहे थे। इस जांच के दायरे में पूर्व पीएस, वर्तमान पीएस सबको शामिल करना चाहिए। साथ ही में जो वर्तमान ईएनसी हैं, जो सुबह जांच बैठाते हैं अंडमान जी, शाम को क्लीन चिट दे देते हैं, और सुना है कि ये पूरा मसला उठने के बाद उनको जब हटाने की बारी आई तो काफ़ी बड़े मोटे सौदा करके वो वापस वहाँ पर बैठ पाए हैं। अब कैसे उन्होंने क्या किया है अंदर वो वही बता सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने अधिकारी मंत्रियों को डील किया जिससे कि वो बने रहे, नहीं तो वो हटने वाले थे। मंत्री की जांच ईएनसी कब से बैठाने लगा, पहला प्रश्न ये है, और बैठाल दी है तो जांच का निष्कर्ष बताओ। और पीएचई संपत्तियों की जांच किस अधिकार से कर सकती है, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो मेरी यही मांग है, इस पूरे प्रकरण की बड़ी जांच होनी चाहिए। मैंने आपको जो प्रमाण दिए हैं, इसके अलावा और भी प्रमाणों के साथ मैं इसको विधानसभा के अंदर उठाऊंगा, आपके समक्ष भी उठाऊंगा, और जितनी मैंने बात कही है हर एक चीज़ का तथ्य मैं आपको दूंगा। अब यदि किसी भी जी आदरणीय पीसी शर्मा जी भी इसमें थोड़ा सा अपनी बात कहना चाहते हैं। जो महेंद्र भाई ने मुद्दे उठाए, जो एक बात कही है, जो ये पत्र है, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के जल जीवन मिशन में दिए गए 30,000 करोड़ रुपए के व्यय की जांच करने तथा लोक स्वास्थ्य से विभाग के
विभागीय मंत्री तथा उनके लिए पैसा है, मतलब पैसा तो एकत्रित हुआ और यह बात आई थी कि 1,000 करोड़ रुपए उनको इकट्ठे करके ये डिपार्टमेंट में दिए। इसमें स्टेटमेंट आया था मुख्यमंत्री जी का कि ये मुख्य अभियंता इनका मामला नहीं है, ये हमारा मामला है। ये मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट हमारा मामला है। तो उनने वो मामला देखा कि नहीं देखा मुख्यमंत्री जी ने, विधानसभा यहाँ पे आ रही है। और दूसरा एक जो बात की अभी कि संविदा पे अपॉइंट किया सुंगरिया को रिटायर होने के बाद, जितने डिपार्टमेंटों के वो हैं कॉर्पोरेशन चाहे पीडब्ल्यूडी के अलग होंगे, ये सब में संविदा जो रिटायर हो गया, जिसको सब मालूम है कि कैसे क्या करना है, कैसे पैसा उगाया जाएगा, वो सब संविदा वाले ही बने। किसी भी डिपार्टमेंट को पीडब्ल्यूडी पीएचई या जो भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित डिपार्टमेंट सब में यही वो किया गया है। दूसरा रेट रिविजन की बात जो की, तो रेट रिविजन का जो मामला होता है, ये एक बार टेंडर होने के बाद उसको रेट को रिवाइज नहीं कर सकते। रीटेंडर जो बचा है अगर बढ़ रहा है तो रीटेंडर हुआ, और नहीं तो टाइम बाउंड रहता है, उसमें टाइम से ज़्यादा हो जाए तो उसमें सैंक्शन अलग से टेक्निकल ऑफिसर वो भी चीफ इंजीनियर लेवल पे होता है। लेकिन इन्होंने सब चीज़ को दरकिनार करके किया है। इसमें एक सीटी की जांच होती है, पीडब्ल्यूडी पीएचई सब। इसके डायरेक्टर जनरल आज की तारीख में है नीरज मंडू जी, जो एसीएस है, मुख्यमंत्री जी के समय हुआ है। जो सीबीआई की जांच की मांग की है, तो मैं तो कहूँगा कि नीरज मंडू जी सीटी के माध्यम से भी इस पूरे जो टेक्निकल मामला है इसकी भी जांच कराएं, क्योंकि सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं और सीटी उनके अंडर में है। नमस्कार, मैं आशीष के स्वागत से। मतलब मेरा सवाल ये है कि आपने एक बात कही है जल जीवन मिशन को लेकर कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने असंतुष्टि जताई है, लेकिन अगर 19 अगस्त 2024 में एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जिलों के माध्यम से सूचना जारी की थी और काफी तारीफ की थी, तो अपना आभार क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी धन्यवाद। आपने पीएचई विभाग का पक्ष रखने वाला भी कोई है यहाँ पर, तो उसमें जो मैं आपको यहाँ आधार बता रहा हूँ आपको, आप वैसे ही सीधे आधार पूछ रहे थे तो भी बता दें। आपने पक्ष रखते हुए आधार पूछा इसलिए मैंने उसका विश्लेषण किया। मैं अब आधार बता दे रहा हूँ आपको। ये आईआईटी की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को मैं आपको साझा कर दूंगा। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है और जहाँ पे दिया हुआ है कंपैरिजन दिया हुआ है, ये कंपैरिजन चार्ट है कि क्लोरिनेशन कैसा ही टेक्निक है, सिल्वर आयनाइजेशन कैसी टेक्निक। मैंने स्पेसिफिक सिल्वर आयनाइजेशन के बारे में बताया है कि ये WHO भी इसको अप्रूव नहीं करती, और जो मिनिस्ट्री है वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री है उसमें लिखा हुआ है कि वो इसको अप्रूव नहीं करती है। और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये IIT मद्रास की रिपोर्ट है, बाकायदा इसको पैसा खर्च करके इन बुद्धिजीवी लोगों से हमने ये रिपोर्ट मंगवाई। इसमें 3 लोगों का पैनल है जिसने पूरी ये रिपोर्ट दी है, उसके बावजूद इस प्रोडक्ट को लगाया। ये मेरा आरोप लगाने का आधार है। और किसी का कोई सवाल यदि हो तो मतलब एक चीज और पूछे था, जैसे आप बताया कि विधानसभा में पेट्रोल लगा दिया है नारे प्रदर्शन पे, तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप कैसे अपना पहले पीएचई से संबंधित प्रश्नों को ले लेते हैं, उसके बाद यदि कोई अन्य प्रश्न है तो उसको ले लेंगे। फिर वो इशू अगर पीएचई से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो नहीं, तो फिर हम अन्य पे भी आ सकते हैं। आपको भी लग रहा है थोड़ा सा आप लेट हो गए, इसके पहले जो बहुत सारे मामले में कई सारी चीजें निकल कर आई थी, उस समय कांग्रेस ने अपना पक्ष नहीं रखा, जो तथ्य मैंने आपको दिए ये अभी सामने आया। यदि इसके पहले कहीं आया हो तो आप मुझे अवगत कराइएगा कि कहाँ पे ये सिल्वर आयनाइजेशन टेक्निक का ये तथ्य आया। मेरी जानकारी अनुसार पूरे प्रदेश के किसी भी अखबार में ये तथ्य नहीं आया है, तो मैं तो नहीं समझता लेट हुआ। अगर आया है तो आप मुझे कृपया करके दीजिएगा। जो मैंने चीज़ें आपको दी हैं, ये पाइपलाइन से संबंधित, ये विधानसभा का क्वेश्चन तो मैंने अभी लगाया था जिसमें सीपेट की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा पाया गया, ये तो अभी मेरे उत्तर आया है। तो इससे पहले तो सर बाबा बागेश्वर जी को ही ज्ञात होगा, और तो किसी को होना नहीं चाहिए। बट अगर फिर भी कहीं है किसी की जानकारी में तो आप दीजिएगा। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अभी आई जानकारी है और मैंने आपसे साझा करी है, बिल्कुल भी लेट नहीं। और इन पे आप यदि मंत्री महोदया और विभाग का स्पष्टीकरण लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, आपका विधानसभा से जो संबंधित प्रश्न था उसमें मैंने कल अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करी है। देखिए, एक तुगलकी आदेश है। मेरा मानना यह है
विधायकों के ना आप वोट सुन सकते हो, ना आप उनकी जबान रोक सकते हो बोलने से, और ख़ास तौर पे जब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए कोई बात को रख रहे हैं। अब आप ये कहो कि विधायक नारे नहीं लगाएंगे, तो विधायक इतने कमज़ोर भी नहीं कि कांग्रेस के आपने कागज़ दे दिया, अब नारे कल से नारे लगाना हमने बंद कर दिए, तो ये भी आप गलतफहमी निकालें। हाँ ठीक है, सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान की लकीर को ना आप पार करें ना हम पार करें। संसदीय मर्यादाएं, परंपराएं सदन के अंदर हम भी चाहते बरकरार रहें, जहाँ पे हाउस चल रहा है। अब आप बोलोगे कि लॉबी की भी आपकी गाइडलाइन है, गांधी प्रतिमा की आपकी अलग गाइडलाइन है, तो भाई साहब गाइडलाइन आप अपने पास रखो, फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे, आप अपने हिसाब से चलिएगा। सीधी सी बात है। मैं चाहता हूँ ये आदेश वापस लेना चाहिए, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है। और यदि आपको आपत्ति है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नारे नहीं लगाएं और महात्मा गांधी बापू के नारे नहीं लगाएं, तो आप लिखित में आदेश जारी करो कि हमें बापू और अम्बेडकर जी के नारों से कांग्रेस की आपत्ति है, तो हम ठीक है फिर शायद विचार करेंगे आपकी बात पे। 2 लिख के बीजेपी वालों, आपको क्या घृणा है इन महान पुरुषों से? नारे तो लगेंगे इनके। और मीडिया पर भी जो प्रतिबंध लगाया है, वो भी मैं समझता हूँ मीडिया जो चौथा स्तंभ है उसकी स्वतंत्रता पर प्रहार है, जैसा मैंने पहले भी कहा। और मीडिया अगर कोई बात छापे, एक चीज़ देखिए, आप हाउस की कार्यवाही को आप लाइव कर नहीं रहे अन्य राज्यों की तरह, तो हाउस के अंदर की चीज़ जनता देख, जनता ने हमें चुन के भेजा, हम विधायकों को, और जनता देख नहीं सकती हम क्या बोल रहे हैं। गजब की बात होगी, वो लाइव करने से आप क्यों डर रहे हैं? दूसरी बात, मीडिया के लोग हमारे इंटरव्यू नहीं ले सकते विधानसभा परिसर में, तो मीडिया से भी आपको अब दिक्कत है। मीडिया तो वही बात छापेगी जो हाउस में डिबेट हुआ। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो आदेश आए इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। इससे बीजेपी की अत्यंत बदनामी और घबराहट प्रतीत हो रही है, और मुझे लगता है कि इसमें उनको पुनर्विचार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है। और मीडिया और अपोजिशन के विधायक, ये तो जान है पूरे उसकी, उस परिसर की, उस समय जब विधानसभा देती है, ये दोनों मिलके ही तो रिजल्ट आता है। और ये जब बातें उठती तब तो जनता को न्याय मिलता है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू जी। पंजाब मुंबई क्यों? हमारे यही के भोपाल के मंत्रियों से तार जुड़े हैं, इतना दूर क्यों जाए हम लोग? और देखिए, गर्व की बात देखिए कि मध्य प्रदेश की पुलिस तो पकड़ भी नहीं पाती। जब 1850 करोड़ रुपए का ड्रग्स है, ATS पर कहाँ की पकड़ती है? गुजरात की यहाँ करके पकड़ती है। इनको तो पता ही नहीं पड़ता, और बाद में मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर देते कि यार पता ही नहीं चला क्या हुआ, तो दूसरे का ट्वीट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे बधाई दे रहे हैं। भाई काहे की बधाई? गुजरात की पुलिस ने पकड़ा, आपको पता ही नहीं, आप सो के उठे तब तक ड्रग्स गायब था प्रदेश से। और ये ड्रग्स और लव जिहाद, ये जुड़ा हुआ है मामला पूरा। ड्रग्स और लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो नाम सामने आए हैं, ये जो ड्रग माफिया हैं, इनके विश्वास सारंग जी के साथ में पिक्चर सामने आई है। पार्टी ने उनको सार्वजनिक भी किया है। अब उनके इनके क्या रिश्ते हैं, वो विश्वास सारंग जी बेहतर विश्लेषण दे पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।